हैंड रिटन वाला खोलो। लास्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड का आरएनए का स्ट्रक्चर बता रहे थे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले में जैसे 5 प्राइम स्टार्टिंग एंड होता है और 3 प्राइम वाला ग्रोइंग एंड होता है। 5 प्राइम वाले से स्टार्ट होके 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड सबको समझ में आ गया कि नहीं? और जैसे शुगर वही बीच में होता है, शुगर की नंबरिंग प्राइम से जो शो करते हैं। राइबोज में रिंग में जो ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 और 2 और 3 पे हाइड्रोक्सिल रहता है और पूरे राइबोज की नंबरिंग जो है वो प्राइम से शो करते हैं। प्राइम से इसलिए कि नाइट्रोजनस बेस की 1 2 3 4 करके, तो फिर शुगर की प्राइम करके, और फॉस्फेट पे कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो इसमें आरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, तो आरएनए में जो है 2 और 3 दोनों पे हाइड्रोक्सिल रहता है। और जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ले लिया, पहला वाला इसमें न्यूक्लियोटाइड था यूरेसिल, और ये शुगर से लगा हुआ 2 प्राइम पे 1 प्राइम पे यूरेसिल लगा हुआ, और 2 प्राइम 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल, और 3 प्राइम वाला जो हाइड्रोक्सिल है उस ऑक्सीजन से नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, क्योंकि 3 प्राइम ग्रोइंग एंड होता है। और 5 प्राइम जो है वो 4 प्राइम पे जो कार्बन है CH2OH वाला, वो 5 प्राइम हो गया, उसके OH में हाइड्रोजन हटके वहां पे फॉस्फेट हो गया। और 3 प्राइम वाले पे भी जो है ऑक्सीजन से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट अटैच हो गया। तो इस तरीके से फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, ये तो बैकबोन चलती है। और जो राइट हैंड साइड में शॉर्ट हैंड नोटेशन है उसमें जैसे लास्ट टाइम बताया था, राइबोज शुगर नहीं दिखाते हैं, फॉस्फेट दिखाया, और ये शो किया कि फॉस्फेट 5 प्राइम से अटैच्ड है, और फिर 5 प्राइम से डैश करके, क्योंकि बीच में जो है 3 प्राइम, एक तरफ 3 प्राइम आएगा, दूसरी तरफ तो ऑक्सीजन आएगा, तो 5 प्राइम से अटैच 3 प्राइम, 5 प्राइम से खैर 4 प्राइम होगा, फिर 4 प्राइम से 3 प्राइम, तो 4 प्राइम नहीं शो किया, इसलिए 5 प्राइम फिर डैश लगा के 3 प्राइम, और फिर 3 प्राइम के बाद भी 2 प्राइम होगा, फिर 1 प्राइम से बेस जुड़ा होगा, तो 3 प्राइम, फिर अगेन लाइन खींच के यूरेसिल लिख दिया कि उधर आगे यूरेसिल लगा हुआ है शॉर्ट हैंड नोटेशन में, और 3 प्राइम से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जोड़ दिया। इस तरीके से वो टेढ़ा टेढ़ा जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन बनता है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये फुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। पहले पे यूरेसिल लगा है, दूसरे पे एडेनिन, और तीसरे पे साइटोसिन। और एक जो नीचे उस दिन नहीं बताया था, और नीचे एक और शॉर्ट हैंड नोटेशन है। जैसे ऊपर वाला शॉर्ट हैंड नोटेशन तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा, वैसे ज्यादा ल्यूसिड है, मतलब उसमें ज्यादा बॉन्डिंग टाइप से वो दिखता है कौन सा एंड किधर है। और नीचे वाला जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है PUPAPCP, ये तो जस्ट मतलब इससे खाली बेसेस किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं वो पता लगता है। इसमें स्मॉल पी सब फॉस्फेट के लिए है, और शुगर तो अंडरस्टूड है कि फॉस्फेट और बेस के बीच में शुगर होगा, तो फॉस्फेट और पहला पहला नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल, फिर फॉस्फेट, फिर नेक्स्ट एडेनिन, फिर फॉस्फेट, फिर नेक्स्ट साइटोसिन, जस्ट सीक्वेंस के लिए है। तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से हैं वो फॉस्फेट के पी से सेपरेट कर करके इस टाइप से शॉर्ट हैंड नोटेशन में सीक्वेंस बताते हैं। फिर इसके नीचे जो सेक्शन लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटर्मिनेशन, ये भी लास्ट टाइम बताया था कि हाइड्रोलिसिस करके पता लगता है कि उसमें कौन कौन से
बेसेस जुड़े हुए हैं और कौन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं अलग अलग होने के बाद, उसी से सीक्वेंस डिटरमाइन होता है। और उसके लिए एक पॉपुलर एंजाइम जो यूज करते हैं वो स्नेक वेनम में एक पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। क्योंकि ऊपर जो दो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो दोनों तरफ जो फॉस्फेट लिंकेज बनता है शुगर से, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहलाता है, क्योंकि दोनों तरफ बनता है, एक तरफ 5 प्राइम से, दूसरी तरफ 3 प्राइम से। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस कहलाते हैं। और उनको क्लीव करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं वो एक पॉपुलर एंजाइम का नाम दिया था, स्नेक वेनम फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। और उससे जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स क्लीव कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाते हैं और उनसे सीक्वेंस पता लग जाता है। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजनस बेस होगा, तो बेसिकली सीक्वेंस तो वही बेसिस का सीक्वेंस होता है। जैसे ये शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखा है PUPAPCP, इसमें फॉस्फेट का P स्मॉल में लिखते हैं और बेसिस का 1 लेटर कोड जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का। और जिस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं वो जैसे अभी बताया हाइड्रोलिसिस एंजाइम हाइड्रोलिसिस करके उससे डिटरमाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का तो बहुत सुना होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर छोटे क्लास में भी बायोलॉजी में बताते हैं, नाम तो सभी ने सुना होगा, वाटसन क्रिक मॉडल फॉर डीएनए। ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल मतलब इट इज अ मॉडल, कोई ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे प्रोटीन्स वगैरह के भी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे, एक्सटर्नल चीजें ऐड करने पे दे जस्ट क्रिस्टलाइज, और वो सॉर्ट ऑफ एविडेंस होता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में इस टाइप का कोई एविडेंस नहीं है। दी ओनली evidence is based on this cleavage, or after hydrolysis what bases you get, that is one evidence. फिर second evidence comes from the fact that if you heat DNA then single strands are formed. तो हीट करने पे जैसे आरएनए तो ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो तो फिर जो है वो खराब हो जाता है, और डीएनए को हीट करने पे वो सिंपल फ्लेक्सिबल चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे पता लगता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए से डेफिनेटली डिफरेंट होता है। और क्योंकि जब हीट करते हैं तब वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होता है, तो उससे पता लगता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू आरएनए। फिर क्लीवेज के बाद में जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं उनसे तो सीक्वेंस पता लगता है, बट डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, और डबल स्ट्रैंड्स में दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका भी यही प्रूफ है कि जब हीट करते हैं तो हीट करने पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट लिंकेज होता तो उतना जल्दी नहीं टूटता। इसीलिए ये मतलब प्रिज्यूम्ड मॉडल है डीएनए का डबल हेलिक्स का, जो कि पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, अभी तक अनडिस्प्यूटेड है, proposed by वाटसन एंड क्रिक। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो हीटिंग पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक हो जाते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो सिंपल फ्लेक्सिबल चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर थर्ड एविडेंस जो है वो ये है कि एडेनिन और एडेनिन टू थाइमीन रेशो एंड ग्वानिन टू साइटोसिन रेशो इज इक्वल टू 1। मतलब जितने एडेनिन हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं उतने ही थाइमीन पाए जाते हैं, जितने ग्वानिन होते हैं उतने ही साइटोसिन पाए जाते हैं। हमेशा एडेनिन टू थाइमीन रेशो एंड ग्वानिन टू साइटोसिन रेशो इज इक्वल टू 1। तो उससे पता लगता है कि एडेनिन एंड थाइमीन आर हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर हाइड्रोजन बॉन्डेड बिकॉज दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, adenine with thymine, guanine with cytosine. So one adenine of one strand is hydrogen bonded to thymine of the other complementary strand. Similarly, guanine of one strand is hydrogen bonded to cytosine of the complementary strand. So this is another evidence for the proposed double helical structure of DNA. Fourth evidence is that X-ray diffraction studies also suggest helicoidal configuration. This is another evidence for the double helical Watson-Crick model of DNA. So there are in total 4 evidences for this proposed model for the structure of DNA. पहला एविडेंस हो गया कि हीटिंग के बाद सिंपल चेन्स की तरह बिहेव करता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए जैसा सिंपल नहीं है, उससे डिफरेंट है। सेकेंड एविडेंस जो है वो ये है कि इसमें एटीजीसी का रेशो जो है वो 1 होता है। थर्ड एविडेंस है कि एंजाइम हाइड्रोलिसिस करने पे वही न्यूक्लियोटाइड्स जनरेट होते हैं। फोर्थ एविडेंस है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि हेलिकॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर है, सिंपल जो है ट्विस्टेड चेन नहीं है, हेलिकॉइडल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है या स्ट्रक्चर है। इन सब एविडेंस के बेसिस पे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक से। इन दोनों साइंटिस्ट ने जॉइंटली प्रपोज किया था, पॉपुलरली नोन एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इस मॉडल की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इस डायग्राम में बनाई हुई हैं। तो ये जैसे देख रहे हो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जो है हेलिकॉइडल डबल हीलिक्स चलता है, कहीं पे भी सिंगल हेलिक्स नहीं होता है, ऐसे डबल इंटरट्वाइंड डबल हीलिक्स चलता है और इसमें टर्न्स होते हैं जगह जगह पे। क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं तो जो है इसमें कुछ दूर पे कुछ बेस पेयर्स के बाद में जो है ये बनता है, टर्न आ जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 10 प्लेन्स पर टर्न, और रफली जो है ये जो बड़ा वाला जो टर्न होता है उसको मेजर ग्रूव कहते हैं, और फिर एक छोटा टर्न होता है जिसको माइनर ग्रूव कहते हैं। मेजर ग्रूव का जो ये साइज जो पूरा टर्न लेके जो ये साइज है ये 34 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है, और छोटे वाले का माइनर ग्रूव का यहाँ पे साइज नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे और चीजें दी हुई हैं कि 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस नीचे वाले में दिखाया हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब रफली दो बेस पेयर्स, एक बेस पेयर एक लाइन से डिनोटेड है ना, ऊपर जो है थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली, बीच वाले में एक्सप्लिसिटली बना हुआ है, जैसे दिखाया हुआ है
और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाद में एक दूसरे पीडीएफ में है, वो हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें देखें हैं तो बोल सकते, अच्छे वाला भी, एक मिनट, दूसरा जो पीडीएफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला जो पोस्ट किया है, इसमें आई थिंक एकदम एंड में बने हुए हैं बेस पेयर के। हाँ, ये अगर इसमें दूसरे बेस पेयर्स का बना हुआ है, वो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के उसमें है, तो उसमें वो वाले टेढ़े टेढ़े वाले वो बने हुए हैं बेस पेयर, जो अनयूजुअल वाले बने हुए हैं। नहीं, यूजुअल वाले नहीं है। ठीक है, हम एक और ढूंढ के पोस्ट कर देंगे जिसमें AT और GC के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे। एक ढूंढ के फिर पोस्ट कर देंगे। तो एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये जो DR जो लिखा हुआ है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के लिए DR लिखा हुआ है, क्योंकि DNA में डीऑक्सीराइबोज होता है, मतलब कि 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल नहीं रहता है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल रहता है, और 3 प्राइम इसमें भी वही ग्रोइंग चेन वाला होता है, पर इसमें क्योंकि डबल हीलिक्स होता है, तो डबल हीलिक्स में एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, क्योंकि तभी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो इसमें जो बीच वाले में जहाँ पे लिखा हुआ है DRP, जो स्ट्रैंड के ऊपर लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि वो डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन चल रहा है, और डीऑक्सीराइबोज से फिर डैश लगा के AGT, इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेसिस निकले हुए हैं। तो लेफ्ट स्ट्रैंड के बेसिस और राइट स्ट्रैंड के बेसिस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इसी को कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड का एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के थाइमिन के सामने आता है, एक स्ट्रैंड का ग्वानिन जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साइटोसिन के सामने आता है। वो इसी तरीके से जो है आते हैं, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए। अगर A के सामने G आ जाएगा तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मीनिंग यही होता है कि वो आमने सामने ऐसे आते हैं कि उनमें एफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो वही लिखा है, बेस पेयर्स फॉर्म स्टैकिंग ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हीलिक्स। अब इसमें पेन से जो है ये डबल हेलिकल के ऊपर बीच में एक लाइन परपेंडिकुलर खींच के ऊपर उस पे एक्सिस लिखा हुआ है कि बेस पेयर्स जो हैं वो दूसरे प्लेन में है, और वो बेस पेयर वाले जो प्लेन हैं वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो बेस पेयर्स अगर ऐसे समझ लो जैसे पेपर के प्लेन में है, और एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर है। और तो ये इम्पोर्टेंट मतलब करेक्टरिस्टिक है इसके स्ट्रक्चर की, कि बेस पेयर्स फॉर्म स्टैकिंग ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हीलिक्स, क्योंकि एक के ऊपर एक बेस पेयर आ जाते हैं, तो इसीलिए स्टैकिंग दिया है, क्योंकि वो सब सेम प्लेन में एक के ऊपर एक ऐसे आएंगे, और
एक्सिस जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। और स्ट्रैंड, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग यही है जो मैंने बताया कि एक का एडेनिन जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के थाइमीन के ठीक सामने आता है, जिससे कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। नहीं तो दोनों स्ट्रैंड फिर एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, then why will they remain like that? They will get separated. तो डीएनए में हर समय ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल इसीलिए होता है कि one strand is complementary to the other. Both the strands form efficient hydrogen bonding, and the planes of hydrogen bonded base pairs are perpendicular to the axis of the helix, axis of the strand, या axis of the actually strand भी नहीं, axis of the double helix। एक्सिस हो गई जिसपे मतलब सोच सकते हो कि जिसके चारों तरफ ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब बीच में समझ लो जैसे पेन ऐसे सीधे खड़ा हुआ है और उस पे कोई चीज ऐसे गोल गोल हेलिकल जैसे लपेटी हुई है, तो उस टाइप से एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है और डबल हेलिक्स जो है उस पे ऐसे कॉइल की तरह चलता है। और डबल हेलिक्स में जो बेस पेयर्स हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे प्लेन बना के स्टैक्ड रहते हैं, और ये सारे बेस पेयर्स के प्लेन जो हैं वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें ये आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और जो शुरू वाला जो पार्ट है इसमें कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, वो तो लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर present in all living cells in free state or combined with proteins as nucleoproteins। तो मतलब या तो फ्री स्टेट में न्यूक्लिक एसिड रहते हैं सेल के न्यूक्लियस में, या फिर कभी कभी प्रोटीन के साथ कंबाइंड होते हैं। जब कंबाइंड होते हैं तो उनको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एंड दे आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, and they are basically polymers of nucleotides called as polynucleotides. The monomer nucleotide is formed of three things: nitrogenous heterocyclic base, pentose sugar, and phosphoric acid. Nucleic acids are of two types: deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, that is DNA, is found in higher plants and animals, and ribonucleic acid, RNA type of genetic material, is found in prokaryotes. Prokaryotes means lower animals, and eukaryotes means higher animals and plants. Then further, RNA are of three types: ribosomal RNA, messenger RNA, and transfer RNA. Then the three constituents of RNA and DNA have been explained. First constituent is the nucleoside or nucleotide, and it is formed of ribose sugar or deoxyribose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid। तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, और only nitrogenous base and sugar is called nucleoside। तो बेसिक तीन कंपोनेंट हो गए: नाइट्रोजनस बेस, शुगर आइदर ऑक्सी और डीऑक्सी, और फॉस्फोरिक एसिड। दो चीज मिला के न्यूक्लियोसाइड और तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड, और फिर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के न्यूक्लिक एसिड। ये स्ट्रक्चर होता है। फिर तीनों में शुगर का पहले एक्सप्लेन किया है कि
बीटा डी राइबोस शुगर हो सकता है या बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस हो सकता है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था बीटा जो है वो 5 प्राइम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को रेफर कर रहा है कि इट इज इन बीटा पोजीशन. ओवरऑल optical activity of the compounds is capital D, and 2-deoxy means there is the hydroxyl at 2 prime is missing, and oxy में oxy explicitly नहीं लिखते हैं, it is presumed to be oxy. अगर deoxy नहीं लिखा है तो मतलब कि it is oxy. oxy का मतलब कि 2 प्राइम और 3 प्राइम दोनों पे हाइड्रोक्सिल लगा है. जहां खाली शुगर का स्ट्रक्चर दिखाया है वहां पे प्राइम नहीं यूज किया है, क्योंकि प्राइम का फंडा वही है कि जब नाइट्रोजनस बेस इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो बेस की और इसके कार्बन्स की नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइम यूज करते हैं कि बेस के कार्बन्स 1 2 3 4 से लेबल करेंगे और शुगर के कार्बन्स को प्राइम से लेबल करेंगे. तो जब खाली शुगर बनाया हुआ है तो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें डिमार्केशन की जरूरत नहीं है. नाइट्रोजनस बेसेस दो तरह के, प्यूरीन पिरिमिडीन. प्यूरीन में दो ही होते हैं. प्यूरीन का स्ट्रक्चर ये होता है, जनरल स्ट्रक्चर प्यूरीन का 6 membered ring fused with 5 membered ring containing lots of nitrogens. और प्यूरीन का जो नंबरिंग है वो दिया हुआ है 1 to 9, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग एडेनिन जो है दैट बिकम्स 6 अमीनो प्यूरीन, and as per numbering of purine guanine becomes 2 amino 6 oxypurine. Then similarly pyrimidine, again numbering is given here, which is very simple, starting from nitrogen 1 2 3 4 5 6, and then as per that numbering cytosine becomes 2 oxy 4 amino pyrimidine, and thymine becomes 2 4 dioxy 5 methyl pyrimidine, and uracil is 2 4 dioxy pyrimidine. तो साइटोसिन में एक C डबल बॉन्ड O और एक अमीन होता है. थाइमीन में 2 C डबल बॉन्ड O और मेथिल रहता है, और यूरेसिल में 2 C डबल बॉन्ड O रहते हैं, डाइऑक्सी बस रहता है, डाइऑक्सी पिरिमिडीन. ये बेसिस के स्ट्रक्चर हो गए. फिर फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में कुछ बताना नहीं है. फॉस्फोरस पे वही 5 बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोक्सिल और एक जो है वो शुगर के ऑक्सीजन से एक तरफ लिंक्ड होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से. तो फॉस्फोरिक एसिड में वो हो गया, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5. फिर ये हो गया. तो अब इसमें कुछ लिखवाने का नहीं है, और आरएनए का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. बीच में एक ही छोटा सा लास्ट लेक्चर में वो बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स, जब न्यूक्लियोटाइड कहते हैं तो प्रिज्यूम्ड है कि साइक्लिक नहीं है, और मोनोफॉस्फेट, मोनो कभी जो है वो एक्सप्लिसिटली नहीं बताते हैं, लेकिन डाई या ट्राईफॉस्फेट होगा तो उसको हम फिर एक्सप्लिसिटली बताएंगे. और नोमेनक्लेचर पिछली बार क्लैरिफाई किया था कि अगर खाली बेस में, जैसे खाली बेस है, मान लो यूरेसिल बेस है तो उसको यूरेसिल बोलेंगे. जब यूरेसिल शुगर के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको यूरिडीन बोलेंगे. फिर अगर उसमें फॉस्फेट भी लग गया तब फिर उसको यूरिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट बोलेंगे. और इसी तरीके से मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट कुछ भी हो सकते हैं. तो जब बेस शुगर के साथ अटैच हो जाता है तो बेस के नाम का एंडिंग जो है वो चेंज हो जाता है. एंडिंग चेंज करके जब लिखते हैं तो वो इम्प्लाई करता है कि वो अकेला बेस नहीं है, उसमें शुगर अटैच हो चुका है. और फॉस्फेट जब अटैच हो जाता है तो नाम में फिर फॉस्फेट आ जाता है. और फॉस्फेट की वजह से जो है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड साइक्लिक भी होते हैं, जैसे ये बगल में बना हुआ था साइक्लिक AMP,
कि फॉस्फेट अगर जो है वो घूम के एक तरफ तो 5 प्राइम या 3 प्राइम किसी एक पे तो अटैच्ड ही होगा, और जब घूम के दूसरे से भी अटैच्ड हो जाता है तो वो एक साइक्लिक रिंग बना लेता है, तो वो साइक्लिक हो जाता है। जैसे कि साइक्लिक एएमपी ये दिया हुआ है जिसमें एडेनिन शुगर से लगा है और फॉस्फेट 3 प्राइम 5 प्राइम दोनों से लिंक्ड है, तो ये साइक्लिक एडिनोसिन। अगर खाली बेस होता तो एडेनिन बोलते, अब बेस क्योंकि शुगर से जुड़ा है तो साइक्लिक एडिनोसिन, और साइक्लिक है इसलिए कहाँ से साइक्लिक बनना है वो बताया है, 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब साइकिल जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड इट्स अ मोनोफॉस्फेट। तो नाम से एक्चुअली मतलब कहने का मतलब ये कि नाम से स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसके नाम से मिलती है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर वाला इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, इसलिए डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो है 4-6 लाइन आप लोग लिख लो, क्योंकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो कराना स्टार्ट करेंगे उसमें सीधे फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस वो आ जाएगा। इसलिए हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में लिख लो द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, the structure of deoxyribonucleic acid that is DNA was first proposed by scientists Watson and Crick. Was first proposed by scientists by their name Watson and Crick. This model is still undisputed and explains the structure of DNA based on certain facts. The evidences on which this proposed structure is based are as follows. Number 1, on heating DNA, it behaves like simple flexible chains. On heating, DNA behaves like simple flexible chains. Otherwise, it shows characteristics different as compared to RNA.
Otherwise, it shows characteristics different as compared to RNA, although the constituents are similar. Although the constituents are similar. Second point, the ratio of nitrogenous bases found in DNA was observed to be the ratio of nitrogenous bases found in DNA was observed to be adenine to thymine ratio, and guanine to cytosine ratio of 1. Adenine to thymine ratio and guanine to cytosine ratio of 1. That is the amount of adenine, is equal to the amount of thymine and the amount of guanine is equal to amount of cytosine. And the amount of guanine is equal to amount of cytosine. This suggests a relationship between these nitrogenous bases. This suggests a relationship between these nitrogenous bases. Third point,
और जब 1 घंटा होने वाला होता है तब जरूर एग्जिट हो जाता है। पॉइंट लिखो। The polynucleotide chains can be hydrolyzed using phosphodiesterase enzymes. The polynucleotide chains can be hydrolyzed using phosphodiesterase enzymes. Phosphodiesterase enzymes. Fourth point, the X-ray diffraction studies suggest helicoidal structure. The X-ray diffraction studies suggest helicoidal structure. ठीक है, ये तो एविडेंस हो गए इसके जिन पे बेस्ड है ये स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल। Important features of Watson-Crick model for DNA. This model suggests a double helical structure of DNA where one nucleotide strand is complementary to the other. One strand runs from 5' to 3'. One strand runs from 5' to 3'. The complementary strand runs from 3' to 5'. The complementary strand runs from 3' to 5'. तो एक स्ट्रैंड के शुगर के वही राइबोज शुगर के इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, तो वही डीऑक्सीराइबोज शुगर के अगर एक स्ट्रैंड में ऑक्सीजन उसके फेसिंग अपवर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में फेसिंग डाउनवर्ड होंगे, क्योंकि एक 5' to 3' चलेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' चलेगा, तो एक के ऊपर को दूसरे के नीचे को। वही वाला अभी जो है बुक का आज हम ढूंढ के किसी तरीके से, बुक एक्चुअली वही
पैक हो गई गलती से। अभी आज हम ढूंढ के उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं समझ में आएगा, तो अभी वही उसको निकालना पड़ेगा। उसका हम किसी तरीके से करके फिर पोस्ट करते हैं, तो जिससे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है समझ में आएगा कि कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इम्पोर्टेंट फीचर्स में कि दी बेस पेयर्स फॉर्म stacking of planes. The base pairs form stacking of planes, and these are perpendicular to axis of helix. And these are perpendicular to axis of helix. Next point, two hydrogen bonds are found between adenine and thymine. Two hydrogen bonds are found between adenine and thymine, and 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine. And 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine. This type of base pairing is found throughout the structure of DNA. This type of base pairing is found throughout the structure of DNA. The double helicoidal structure forming turns after roughly 10 base pairs. Forming turns after roughly 10 base pairs is called the secondary structure of DNA. Is called the secondary structure of DNA. Next point, these turns form the major and minor grooves. These turns form the major and minor grooves in DNA. ये वैसे वही थोड़ा सा उसके साथ में बताया था जब फार्मास्यूटिकल वाले कोर्स में ड्रग्स टारगेटिंग न्यूक्लिक एसिड बताया था, तब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया था। वही है मेजर एंड माइनर ग्रूव में, जैसे उस समय बताया था इंटरकेलेटर्स जो डोनोमाइसिन, डॉक्सोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन
डॉक्सोरूबिसिन, डोनोमाइसिन जो उसमें मेजर और माइनर ग्रुप में जो हैंग करती हैं, वही वाले मेजर और माइनर ग्रुप ये हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर का ये थोड़ा सा पार्ट उसमें बताया था, वही फार्मास्यूटिकल वाले कोर्स में। अब लास्ट पॉइंट लिखो, द मेजर ग्रूव covers roughly 34 angstrom. The major groove covers roughly 34 angstroms. The distance between base pairs ये वही डायग्राम में दिखाए हुए हैं जो हाथ से बनाया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इज अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम। The width of double helix is roughly 20 angstrom. तो 20 एंगस्ट्रॉम में एक स्ट्रैंड का वही फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेजेस, उससे निकला हुआ बेस, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज और उससे निकला हुआ बेस, दोनों बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब 20 एंगस्ट्रॉम रफली जगह लेता है। तो जो डबल हीलिक्स की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है, वो रफली 20 एंगस्ट्रॉम होती है। The width of double helix is roughly 20 angstrom. So this is about the secondary structure of deoxyribonucleic acid, and in the next lecture on Thursday we will first if I'm able to upload another PDF on this secondary structure of DNA, then we will first discuss the complementary strand to show you how one strand goes from 5' to 3' and the other one goes from 3' to 5', and only after that we will start with the transcription. वही एक चीज रह गई है इसमें दिखाना, क्योंकि वो ऐसे तो बता नहीं, लेकिन इसमें जो हाथ से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें जो है, क्योंकि स्ट्रैंड ऐसे बनाए हुए हैं और बीच वाले में बेस पेयरिंग तो शो किया है, इसमें वो नहीं बना हुआ है। जो मैंने एक्चुअली फार्मास्यूटिकल वाले में शायद तुम लोगों को वही दिखाया था कि एक के शुगर ऊपर की तरफ को तो दूसरे स्ट्रैंड के नीचे की तरफ को, लेकिन वही फिर से एक बार मुझे जो है पोस्ट करना है। मैं देखती हूँ अगर कहीं फार्मास्यूटिकल वाले में होगा तो उसी को फिर से पोस्ट कर देंगे, नहीं तो हम कहीं से ढूंढ के एक देखते हैं पीपीटी या फिर वही किसी बुक से। तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो सबको बता देना कि वही कुछ आजकल वही वीसी सर मीटिंग बुला लेते हैं, उस वजह से कल जो क्विज है वो 4 to 5 लेंगे, ठीक है, कुछ काम की वजह से। ओके मैम। सो योर क्विज टुमारो विल बी फ्रॉम 4 to 5 PM, ठीक है। तो कोई कौन कौन नहीं है आज उनको बता देना, हम इसमें पोस्ट कर दे रहे क्विज फ्रॉम 4 to 5 PM टुमारो, लेकिन जिसको नहीं पता हो उसको बता देना, ठीक है। ओके ठीक है, तो कल वही 4 बजे इसी टाइम जो है 4 to 5 हम क्विज